गाइस, वेलकम टू माय चैनल राउडी एजुकेशन। तो क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लॉकडाउन में सेफ ही होंगे। तो अभी चल रहा है लॉकडाउन 5 और ये है मेरा 4th वीडियो। तो आज मैं अपना फेस रिवील करने जा रहा हूँ। तो मैं ही हूँ वैभव त्यागी, जो आपके लिए राउडी एजुकेशंस पर वीडियोस डालता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी लर्निंग ग्रोथ लॉकडाउन में रुक जाए, इसलिए मैं आपके लिए राउडी एजुकेशंस पर वीडियोस डालता हूँ। सो आई एम वैभव त्यागी। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड ऑफ सेंट थॉमस स्कूल। सो टुडेज टॉपिक इज लर्निंग ऑफ अर्थ। तो आज हम अर्थ के एक्सिस के बारे में जानेंगे, अर्थ के ऑर्बिट के बारे में जानेंगे, अर्थ के मूवमेंट के बारे में जानेंगे, मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ग्रिड के बारे में जानेंगे और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो दोस्तों, ये रहेगा हमारे आज के वीडियो का सीक्वेंस। पहले हम ग्लोब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पैरेलल्स और मेरिडियंस भी कहते हैं। हम फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे, मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन। फिर हम पैरेलल्स के बारे में जानेंगे, मतलब लैटिट्यूड्स, फिर मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड्स, फिर हम ग्रिड के बारे में जानेंगे, फिर हम सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। तो ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक डुप्लीकेट मॉडल होता है। इट शोज द परफेक्ट एक्सिस एंड द शेप ऑफ द अर्थ। अगर आपको अर्थ की परफेक्ट शेप देखनी है तो आप ग्लोब ले सकते हैं, और ग्लोब अर्थ का परफेक्ट एक्सिस भी दिखाता है। तो दोस्तों, ये होता है अर्थ का परफेक्ट एक्सिस जो ग्लोब दिखाता है, और अर्थ का परफेक्ट टिल्ट भी दिखाता है जो होता है 23.5 डिग्री का। तो दोस्तों, ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे अ ग्लोब इज़ नॉट कन्वीनियंट टू कैरी। ग्लोब कई जगहों पे ले जाने के लायक नहीं होता। और अ ग्लोब कैन नॉट शो टाइनी प्लेसेस। ग्लोब छोटी छोटी जगहों को नहीं दिखा सकता है। अ ग्लोब कैन नॉट शो एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का पूरा सरफेस एक साथ नहीं दिखा सकता। जो ग्लोब की लिमिटेशंस हैं, वही मैप ग्लोब से आगे हो जाता है। तो दोस्तों, अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक लैंड पार्ट और एक वाटर पार्ट। वाटर पार्ट मतलब ओशियन और लैंड पार्ट मतलब कॉन्टिनेंट। तो अब हम साइज वाइज कॉन्टिनेंट्स और ओशन को देखेंगे। तो पहले कॉन्टिनेंट्स। तो पहले होता है एशिया, फिर होता है अफ्रीका, फिर होता है नॉर्थ अमेरिका, फिर होता है साउथ अमेरिका, फिर होता है एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका साउथ पोल पर है। फिर होता है यूरोप, और ये यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। और फिर होता है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अब हम साइज वाइज ओशियंस के नाम देखेंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पे होता है पैसिफिक ओशियन, दूसरे नंबर पे होता है अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में होते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और वेस्ट में होते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में होते हैं यूरोप और अफ्रीका, और वेस्ट में होते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। थर्ड नंबर पे होता है इंडियन ओशियन। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ओशियन एक कंट्री के नाम पर है, तो आंसर होगा इंडियन ओशियन। और फिर होता है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन मतलब नॉर्थ पोल। फिर होता है सदर्न ओशियन। तो दोस्तों, क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि साउथ में एक कॉन्टिनेंट होता है मतलब लैंड पार्ट, और नॉर्थ पोल पर ओशियन होता है मतलब वाटर पार्ट। तो दोस्तों, ये है अर्थ का एक्सिस टिल्ट। ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर से होके गुजरता है, और इसके 2 एंड पॉइंट हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्थ कितनी टिल्ट होती है, मतलब अर्थ कितनी झुकी हुई होती है? ऑब्वियसली 23.5 डिग्री। लेकिन कहाँ से? ये होता है परपेंडिकुलर लाइन से 23.5 डिग्री, और ऑर्बिट ऑफ प्लेन लाइन से होता है उसका टिल्ट 66.5 डिग्री, मतलब 66 डिग्री 30 मिनट्स।
तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑर्बिटल प्लेन लाइन होता क्या है? तो दोस्तों, जिस पाथ पर अर्थ सन के चारों ओर घूमती है उसी पाथ को हम ऑर्बिटल प्लेन लाइन कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। द लाइंस दैट आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ऑन अ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स लाइंस, and every latitude lines make a circle. So now we will study about the longitude lines. The lines that are drawn vertically on a globe from North Pole to South Pole are called the longitude lines or meridians. These make the semicircles on the earth. तो क्या आपको पता है कि लैटिट्यूड लाइंस कितने सर्कल बनाती हैं? तो मैं बताता हूँ। लैटिट्यूड लाइंस इक्वेटर के ऊपर मतलब नॉर्थ में 90 सर्कल्स बनते हैं और इक्वेटर के नीचे मतलब साउथ में 90 सर्कल्स बनते हैं। तो टोटल हुए 180। पर गलत जवाब, क्योंकि हम इक्वेटर जो सर्कल है उसे भी हम जोड़ते हैं, तो हुए 181 लैटिट्यूड सर्कल्स। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पर 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस देख सकते हैं। तो पहले आती है इक्वेटर, इसे हम 0 डिग्री लाइन भी कह सकते हैं, और ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। फिर हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। फिर हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जो होती है 23.5 डिग्री साउथ पर। फिर हम आते हैं आर्कटिक सर्कल पर, जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। फिर हम आते हैं एंटार्क्टिक सर्कल पर, जो होता है 66.5 डिग्री साउथ पर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल को कैसे याद रखें। तो मैं उसका तरीका बताता हूँ। आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में, और जहाँ आर्कटिक सर्कल है वहाँ आर्कटिक ओशियन भी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और एंटार्क्टिक सर्कल है साउथ में, और जहाँ एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट भी है। तो आप ऐसे आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल को याद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कैंसर और कैप्रिकॉर्न को कैसे याद करें? तो कैंसर वैसे याद करेंगे कि इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया के अंदर से कैंसर लाइन होके गुजरती है, और जो बची है वो तो बची कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे आप ये सारी लाइंस याद कर सकते हैं। और अब हम इक्वेटर को इक्वेटर क्यों बुलाते हैं, तो मैं अब इसका रीज़न बताता हूँ। इक्वेटर को इक्वेटर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इक्वेटर पे पूरे साल टाइम पीरियड डे और नाइट का सेम रहता है, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये हम इक्वेटर को इक्वेटर बनाते हैं। तो दोस्तों, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से कंट्रीज लाई करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे। तो पहले हम इक्वेटर के बारे में जानते हैं। इक्वेटर पे पहले होता है कोलंबिया, फिर इक्वाडोर और ब्राज़ील। ये थे साउथ अमेरिका के कंट्रीज जो इक्वेटर पे लाई करते हैं। तो अब हम अफ्रीका में देखेंगे। तो पहला है साउटो में, फिर गैबोन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपने ये नोटिस किया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेम नाम है। फिर आता है युगांडा, फिर केन्या, फिर सोमालिया। और एशिया में आने वाले कंट्रीज हैं मालदीव्स और इंडोनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया में आने वाला कंट्री है किरिबाटी। तो दोस्तों, यही थे कुछ कंट्रीज जो इक्वेटर पे लाई करते हैं, और देयर आर 13 कंट्रीज दैट लाई ऑन द इक्वेटर। तो दोस्तों, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आने वाले कंट्रीज के नाम। तो आप इन सभी कंट्रीज के नाम नोट कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इनकी संख्या है 16। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करने वाले कंट्रीज के नाम। तो इनकी संख्या है 10, और आप मुझे इनके नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। तो जैसा कि आप रेड कलर में ये लाइन देख सकते हैं, इसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं और 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। तो अब बात आई संख्या की कि कितनी होती हैं ये लाइंस। तो द टोटल लाइंस आर 360. There are 180 vertical lines in the east of the prime meridian and 180 vertical lines in the west of the prime meridian. So total lines are 360. लेकिन जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट है वो सेम लाइन है और उन्हें इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, इसलिए 360 लाइन बनती हैं। तो अब हम कुछ मेरिडियंस की मेन फीचर्स देखेंगे, जैसे दीज आर सेमी सर्कल्स। ये सेमी सर्कल होते हैं, पूरे सर्कल नहीं होते। और द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इंक्रीजेस टूवर्ड्स द इक्वेटर। जैसे मान लो यहाँ ऐसे है तो ये 2 मेरिडियन का डिस्टेंस है, तो ये बढ़ता तो जा रहा है, दूरी तो होते जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, लेकिन जब ये पोल की तरफ जाएंगे तब इनका डिस्टेंस छोटा होता जाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन increases towards the equator and the distance between 2 meridians decreases towards the pole. इन लाइनों में 2 इम्पॉर्टेंट लाइन हैं, एक प्राइम मेरिडियन लाइन और एक इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि है 180 डिग्री पर और प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है जो लंदन में यूके में है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, मतलब GMT। और इसी से सारी दुनिया का टाइम एडजस्ट किया जाता है, इसलिए इसे IST भी कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी लाइन से इंडिया का टाइम कितना है? तो मैं बताता हूँ। इंडिया का टाइम 5 hours 30 minutes है इसी लाइन से, और ये टाइम पीछे की तरफ नहीं है, ये टाइम इसी लाइन से आगे की तरफ है, 5 hours 30 minutes। क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और सन भी ईस्ट से निकलता है, इसलिए इंडिया का टाइम इस लाइन से आगे चलता है। तो दोस्तों, क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि 0 डिग्री लाइन के कितने नाम हैं? तो उसके नाम 4 हैं। पहला 0 डिग्री लाइन, दूसरा प्राइम मेरिडियन, तीसरा ग्रीनविच मीन टाइम और चौथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये होते हैं 4 नाम 0 डिग्री लाइन के। तो अब हम जानेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। सारे मेरिडियंस में एक ही ऐसी लाइन है जो टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। पता है क्यों? क्योंकि इधर आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर आएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए ताकि एक देश में 2 दिन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से साइड से निकाली गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्यूसडे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मंडे है, क्योंकि एक दिन आगे चलता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सन पहले निकलता है, इसीलिए जब भी कोई इस लाइन को क्रॉस करता है तब एक दिन यहाँ तो बढ़ेगा या फिर एक दिन कम होगा। तो अब ग्रिड क्या होता है? जो आपके सामने पिक्चर है उसे ग्रिड कहते हैं, जहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, और उसी नेटवर्क को हम ग्रिड कहते हैं। तो यह आप अपनी स्क्रीन पे एक फ़ोटो भी ग्रिड की देख सकते हैं। तो इन दोनों के नेटवर्क को ही हम ग्रिड कहते हैं। तो अब ग्रिड क्या बताता है? किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन हमें ग्रिड बताता है। और वो कैसे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिग्रीज लिखी हुई हैं और यहाँ नीचे भी डिग्रीज लिखी हुई हैं। तो जैसे GPS सिस्टम भी इसी चीज़ पर आधारित होता है, जो सैटेलाइट से ग्रिड की चीज़ों को पता लगाता है, ग्रिड से पता लगाता है चीज़ों को। मेरे कहने का मतलब है कि ग्रिड अर्थ पर किसी लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में दिखाता है। अब मैं आपको अपनी लोकेशन के माध्यम से समझाता हूँ।
78 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरा होम सिटी है, मतलब आगरा। तो ऐसे ही हम ग्रिड से पता लगा सकते हैं कोई भी लोकेशन, बस आपको उसके डिग्रीज पता होने चाहिए, लोकेशन खुद ब खुद आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब मूवमेंट ऑफ अर्थ पे आते हैं। तो पहले हम रिवॉल्यूशन को समझेंगे। तो अब रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का सन के चारों ओर घूमना। तो अब हम रिवॉल्यूशन के इसी पाथ को समझेंगे। क्या आप एग्जैक्ट टाइम जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन का चक्कर लगाने में एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है? तो मैं बताता हूँ। एक रिवॉल्यूशन का चक्कर लगाने में एग्जैक्ट 365 डेज 0.25 डे लगते हैं। इतना टाइम लगता है एग्जैक्ट रिवॉल्यूशन का चक्कर लगाने में। तो क्या आप जानते हैं कि रिवॉल्यूशन की स्पीड क्या होती है? तो रिवॉल्यूशन की अप्रॉक्स स्पीड होती है 1 लाख किलोमीटर पर आवर। ये होती है रिवॉल्यूशन की अप्रॉक्सीमेटली स्पीड। तो रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट होता है सीज़न में चेंज होता है। और अब हम इस डायग्राम से इस चीज़ को समझेंगे कि रिवॉल्यूशन से सीज़न में चेंज कैसे होता है। तो देखिए अब 4 सीज़न आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। तो अब ऐसे समझिए कि सन की रेज जिस स्फीयर में ओवरहेड होंगी वहाँ समर सॉलिस्टिस चल रहा होगा। जैसे अब हम इस पोजीशन को देखते हैं, यहाँ पे टिल्ट है ये, और ये यहाँ इतनी में रेज आ रही हैं। तो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो इसमें रेज ज़्यादा कहाँ आ रही हैं? साउथ पोल पर और सादर्न हेमिस्फीयर में। तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे विंटर सॉलिस्टिस कहेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में इसे समर सॉलिस्टिस कहेंगे। तो अब हम अगली पोजीशन पर आते हैं और विंटर सॉलिस्टिस के होने की डेट है 21 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिस। अब हम अगले 3 महीने बाद जाते हैं, तो वो होगा मार्च 21, जिसमें सीजन होगा स्प्रिंग। इसमें सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड पड़ेंगी इक्वेटर पे। तो यहाँ अभी हो रहा होगा इक्विनॉक्स, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और जब इक्वेटर पे रेस गिरती है ना, तब पूरी अर्थ पर ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो चलिए अगले 3 महीने बाद आ जाते हैं। तो यहाँ अगले 3 महीने बाद डेट है 21 जून, जब चल रहा होगा समर सॉलिस्टिस। तो इसमें डायरेक्टली रेस आ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ रेज आ रही हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेज आएंगी क्योंकि वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमारे यहाँ चल रहा होगा समर सॉलिस्टिस और सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होगा विंटर सॉलिस्टिस इस टाइम पीरियड में। तो अगले 3 महीने बाद आते हैं। तो ये डेट है 21 सितंबर और 23 सितंबर। इसमें ऑटम सीजन आ जाएगा और रेस डायरेक्टली इक्वेटर पर गिर रहे होंगे। तो इसमें भी पूरी धरती पर इक्विनॉक्स रहेगा, मतलब डे और नाइट का टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ऐसे ही चलती है अर्थ की पूरी साइकिल, फिर हम वापस विंटर सॉलिस्टिस में आ जाएंगे। तो यही है पूरा रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड। तो अब हम इस साइकिल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। तो अब आप बताइए, तो अगर जहाँ सनरेज गिरती हैं वहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो अब आप बताइए कि समर सॉलिस्टिस में दिन बड़े होंगे कि रातें? तो मैं बताता हूँ, समर सॉलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़े होंगे, मीन्स रातें बड़ी होंगी।
जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि पोल का जो हिस्सा सन की तरफ होगा उसमें 6 मंथ का डे होगा और अपोजिट साइड में 6 मंथ की नाइट होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो टिल्ट के कारण होता है कि जैसा आप ये टिल्ट देख सकते हैं तो सन की रेस तो आधे पे ही लाइट डालेंगी ना, तो ये है टिल्ट। तो यहाँ रेस नहीं आ रही होंगी और यहाँ रेस आ रही होंगी, मतलब यहाँ पे साउथ पोल में रेस आ रही होंगी और नॉर्थ पोल में रेस नहीं आ रही होंगी। तो नॉर्थ पोल में विंटर सोल्स्टिस चल रहा होगा, तो यही होता है उसका कारण। तो इस साइड में, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे 6 मंथ का डे हो रहा होगा और साउथ पोल पे 6 मंथ की नाइट हो रही होगी। तो अब हम मूवमेंट ऑफ अर्थ के दूसरे मोड पर आते हैं, जैसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है, घूमती है अपने एक्सिस पर ही, तो उसे रोटेशन कहते हैं और इसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सन है और इससे यहाँ रेज आ रही हैं, तो यहाँ आधी धरती पर डे हो रहा होगा और आधी धरती पर नाइट हो रही होगी। इसे ही हम रोटेशन कहते हैं। तो क्या आप एग्जैक्ट टाइम जानते हैं कि अर्थ एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है? तो मैं बताता हूँ। 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड लेती है अर्थ एग्जैक्ट टाइम एक रोटेशन को पूरा करने के लिए। और क्या आप रोटेशन की स्पीड जानते हैं? तो रोटेशन की स्पीड होती है 1670 किलोमीटर पर आवर। 1670 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हमारा टॉपिक पूरा होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask in comment section.